की नींव डाली और देखेंगे कि कैसे एक एक कानून, एक एक एक्ट ने उस इमारत को शक्ल दी जिसे आज हम भारत का संविधान कहते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर अगला कानून पिछले कानून की कमियों या जरूरतों से पैदा हुआ था। ये कॉज एंड इफेक्ट की चेन है। अगर आपने ये चेन समझ ली तो आपको डेट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध से। इन जीतों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासक बन गई। हाँ, डिफैक्टो रूलर बन गई। पर इस शासन में इतना भ्रष्टाचार और अव्यवस्था थी कि ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा और यहीं से हमारे संवैधानिक विकास की नींव पड़ती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना? बिल्कुल, ये एक्ट एक मील का पत्थर था और इसके 3 मुख्य कारण थे। अच्छा। पहला, ये ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कामों को नियंत्रित करने का पहला कदम था। दूसरा, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को आधिकारिक मान्यता मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में एक केंद्रीय प्रशासन मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। चलिए इसके की फीचर्स को अनपैक करते हैं। तो पहला तो ये कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर इनके अधीन आ गए, मतलब पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा काम हुआ, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? एक तरफ केंद्रीकरण शुरू हुआ तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्थापना भी हुई। ये शक्ति के संतुलन की पहली कोशिश थी जो आगे चलकर हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत बनी। और तीसरा पॉइंट था कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। हाँ, जो कि उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। दोस्तों, आपके लिए पहला सवाल, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। इसने भारत में दोहरे प्रशासन यानी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। हाँ, ये बहुत ही चालाक कदम था। कैसे? उन्होंने काम बांट दिए। एक बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देखेगा। मतलब असली पावर ब्रिटिश सरकार के पास। मतलब डिवाइड एंड रूल का एक शुरुआती रूप था। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक नियंत्रण अपने पास रखा और व्यापार की जिम्मेदारी कंपनी पर छोड़ दी। यह व्यवस्था 1858 तक चली। इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट्स। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। हाँ, और इसी एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। इस एक्ट का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। एकाधिकार खत्म होने से भारतीय बाजार ब्रिटिश सामानों के लिए खुल गया, जिसने हमारे स्थानीय उद्योगों को बहुत प्रभावित किया। और वहीं मिशनरियों के आने से सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में भी एक हलचल हुई। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट, जो केंद्रीकरण की पराकाष्ठा थी, मतलब न्यू लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल। पहला बड़ा बदलाव, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और लॉर्ड विलियम बेंटेक पहले गवर्नर जनरल बने। हाँ, और दूसरा, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो गई। अब वो सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय थी। और इसमें एक धारा 87 थी जो बहुत प्रगतिशील लगती है। हाँ, धारा 87 सैद्धांतिक रूप से तो बहुत ही प्रगतिशील थी कि सरकारी सेवा में धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल। भले ही जमीन पर इसका पालन कम हुआ हो, लेकिन इसने भविष्य के मौलिक अधिकारों के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया। और इसी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का भी गठन हुआ था। सही। इस दौर का आखिरी महत्वपूर्ण एक्ट था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। हाँ, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। ये आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से उस सिस्टम की शुरुआत हुई जिसका हिस्सा बनने की आप तैयारी कर रहे हैं। और 1854 में इसके लिए मैकाले समिति बनाई गई थी। सही बात है। दोस्तों, ये डेट्स और एक्ट्स देके घबराना नहीं है, कहानी की तरह समझो। हर कानून पिछले कानून का जवाब है और अगले कानून की नींव। यही तो है असली समझ जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करेगी। बिल्कुल सही कहा। अब 1857 का विद्रोह, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया 1858 के भारत शासन अधिनियम के साथ। हाँ, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला बदलाव तो यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, खत्म, और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने जी। और एक नया पद बनाया गया भारत सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और लंदन में बैठता था। तो इसे सुशासन हेतु अधिनियम कहा गया। पर क्या ये वाकई में सुशासन के
लिए था? देखिए, कहने को तो था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना था, ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो। अच्छा, इसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की। हाँ, एक सिंबॉलिक जेस्चर था। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। जी, लेकिन ये सदस्य मनोनीत थे, चुने हुए नहीं, और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। पर एक शुरुआत तो हुई। हाँ, ये भारतीय प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला छोटा कदम था। और एक और दिलचस्प बात, इसी एक्ट ने वाइसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। ऑर्डिनेंस पावर, जो आज भी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में झलकती है। बिल्कुल। इसके बाद 1892 के अधिनियम ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की नींव रखी और सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया। हाँ, सवाल पूछ सकते थे पर वोट नहीं कर सकते थे। और अब आते हैं एक बहुत ही विवादास्पद सुधार पर, 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी बात थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यहीं से बांटो और राज करो की नीति को संवैधानिक रूप दिया गया। मतलब मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति और समाज पर तो बहुत दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव डाला होगा। विनाशकारी। इसकी परिणति देश के विभाजन में हुई। दोस्तों, एक और सवाल जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसका जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। हाँ, इसमें भी कई बड़े बदलाव हुए। पहला तो प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू किया गया। ये क्या था? इसमें विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। अच्छा। महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त और पुलिस वो गवर्नर के पास आरक्षित थे, और कम महत्व के विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे। मतलब बिना शक्ति की जिम्मेदारी देने जैसा था ये तो। बिल्कुल, इसीलिए ये एक असफल प्रयोग था। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हाँ, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और सीमित संख्या में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। जी, ये एक महत्वपूर्ण कदम था। और अब वो अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे वर्तमान संविधान का बड़ा हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। इसने एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की। हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन। और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी गई। और शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये स्ट्रक्चर आज भी है। और भारतीय रिजर्व बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। हाँ, आरबीआई 1935 में और फेडरल कोर्ट 1937 में। पर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए इसे अनेक ब्रेकों वाली पर इंजन रहित गाड़ी कहा था। बिल्कुल। और गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था, क्योंकि असली पावर अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी। अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। और भारत पाकिस्तान 2 डोमेनियन बने। इसी के साथ संविधान बनाने का काम संविधान सभा को सौंपा गया, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। इसमें कुल सदस्य 389 थे, जो विभाजन के बाद 299 रह गए। हाँ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जी। और इसमें प्रमुख समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हाँ, और इसमें 15 महिला सदस्य भी थी, जिनमें सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर जैसी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शक्ति देना तो आसान है, पर बुद्धि देना कठिन है। ये उनके सामने मौजूद काम की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब सदियों की गुलामी की विरासत से निकलकर एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समावेशी भारत का संविधान बनाना। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी 1773 से 1947 तक हमारे संवैधानिक विकास की कहानी। हमने देखा कि कैसे हर अधिनियम एक सीढ़ी बना जिस पर चढ़कर हम आज़ादी और अपने संविधान तक पहुंचे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इस क्लास की PDF और नोट्स के लिए गूगल पर सोल स्टडी सर्च करें और हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपके दिए गए सवालों के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज हमने कानूनों के विकास को देखा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सारे कानून एक विदेशी शक्ति ने अपने हितों को साधने के लिए बनाए थे। तो एक स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी? क्या वो इन कानूनों की विरासत को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे, या इसी नींव पर एक नया, मजबूत और संप्रभु भारत का निर्माण करना चाहते थे? चलिए तो पिछले अध्याय से आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि 1946 के बाद भारत की किस्मत कैसे लिखी जा रही थी। ये वो दौर था जब एक राष्ट्र जन्म ले रहा था और उसकी कह सकते हैं जन्म कुंडली लिखी जा रही थी। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी सफलता भी शोर मचाएगी जब आप इन तारीखों और घटनाओं को ध्यान से समझेंगे। तो बात शुरू होती है 11 दिसंबर 1946 से। संविधान सभा को अपना स्थायी अध्यक्ष मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, सभा ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 उपाध्यक्ष चुने, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत गहरा एक सांकेतिक संदेश था। मतलब 2 उपाध्यक्ष क्यों? हाँ, ये सवाल तो है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की जो इतनी विशाल विविधता है, हाँ, अलग अलग क्षेत्र हैं, समुदाय हैं, उनका प्रतिनिधित्व सभा में हो। ये समावेशिता की नींव रख रहा था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू सभा के सामने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये भविष्य के भारत का कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट था। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हाँ, और प्रीलिम्स में ये सीधा सवाल आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रस्ताव एक तरह से संविधान की आत्मा बन गया। इसने एक दिशा दे दी। बिल्कुल, एक नॉर्थ स्टार की तरह। इसने संविधान निर्माताओं को एक दिशा दी और इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का रूप लिया। और जब 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तो ये बिल्कुल तय हो गया कि भारत का रास्ता लोकतंत्र, न्याय और समानता का होगा। एकदम। चलिए अब मिलते हैं संविधान के चीफ आर्किटेक्ट से। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। 7 सदस्यों की ये वो टीम थी जिसके कप्तान थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ एक छोटा सा चुटकुला याद आता है। एक छात्र ने पूछा, सर सदस्य तो 7 थे, फिर अकेले अम्बेडकर जी को ही संविधान का जनक क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा, बेटा पूरी बारात का श्रेय दूल्हे को ही तो मिलता है। खैर, समिति के बाकी सदस्य थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, जिन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी, और T.T. कृष्णमाचारी जो D.P. खेतान की मृत्यु के बाद आए। मेंस के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। What's fascinating here is a crucial detail जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। बताइए। डॉक्टर अंबेडकर का जो पहला चुनाव हुआ था संविधान सभा में, वो बंगाल से हुआ था। अच्छा। लेकिन विभाजन के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो उनकी सीट चली गई। तो फिर वो वापस कैसे आए? यही उनकी असाधारण योग्यता और उनका महत्व पता चलता है। उन्हें फिर बॉम्बे से दोबारा चुनकर लाया गया। ये घटना दर्शाती है कि संविधान निर्माण में वो कितने अपरिहार्य थे। वाकई। और इस पूरे काम में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। अरे इतने में तो लोगों की इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो देश का भविष्य बन रहा था। बिल्कुल, और कुल खर्चा आया उस समय के हिसाब से लगभग 63,96,729 रुपए। अब जरा 1946 की अंतरिम सरकार और 1947 के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की तुलना करते हैं। इनमें एक बड़ा फर्क था। हाँ, 1946 में मुस्लिम लीग भी सरकार का हिस्सा थी और लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। लेकिन 1947 की तस्वीर एकदम अलग थी। तो इस बदलाव के पीछे की रणनीति क्या थी? देखिए, 1946 की सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए एक तरह का समझौता थी, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी। लेकिन 1947 का जो मंत्रिमंडल था वो एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयास था। राष्ट्रीय सरकार से क्या मतलब है? इसका मतलब था कि कांग्रेस के बाहर की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी शामिल किया जाए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग मंत्री बनाया गया। मतलब एक मजबूत एकजुट भारत का संदेश देना था। बिल्कुल सही। और फिर वो दिन आया 26 नवंबर 1949, जब प्रस्तावना में लिखे शब्दों के साथ संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हाँ। पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पर 15 अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से जुड़े अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। मतलब 26 नवंबर 1949 को ही। हाँ, दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम था। सोचिए, देश को चलाने के लिए नागरिकता तय करने और पहले आम चुनाव की तैयारी के लिए एक बुनियादी कानूनी ढांचे की तत्काल जरूरत थी। सही बात है। चुनाव आयोग के बिना चुनाव कैसे होते, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेते, इसीलिए ये अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए ताकि व्यवस्था चलती रहे, रुके नहीं। और कुछ मजेदार तथ्य भी हैं, जैसे संविधान सभा की जो मुहर थी मतलब सील, उसका प्रतीक हाथी था। हाँ, ये छोटी छोटी बातें अक्सर परीक्षाओं में काम आ जाती हैं। बिल्कुल। और हाँ, इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें जहां PDF नोट्स देखे जा सकते हैं। Here's where it gets really interesting.
अब बात करते हैं संविधान के आइडेंटिटी कार्ड की, हमारी प्रस्तावना की। इसका विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित थी। लेकिन इसकी असली कहानी तो भारत की अदालतों में लिखी गई। बिल्कुल। 1960 के बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक कुंजी है, पर यह कानून का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। और सिर्फ पलटा नहीं, बल्कि ये भी घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। और यहीं से मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया। हाँ, और ये इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा मतलब जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, ये सब संविधान की नींव हैं। संसद इस नींव को नहीं गिरा सकती। तो ये सिद्धांत एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का रक्षा कवच बन गया। बिल्कुल। संविधान तो बन गया, पर भारत का नक्शा अभी अधूरा था। 550 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। यहाँ एंट्री होती है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की। ये आजादी से भी बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर रियासतें तो मान गई, पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने आनाकानी की। तो इन तीनों को कैसे मिलाया गया? तीनों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, मतलब रेफरेंडम। लोगों से पूछा गया। हाँ, और लोगों ने भारत को चुना। हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और जम्मू कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और तब उसे भारत में मिलाया गया। इसके बाद एक और बड़ी मांग उठी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की। हाँ, जिसे शुरुआत में तो खारिज किया गया था। नेताओं को डर था कि इससे देश की एकता कमजोर होगी। लेकिन अंततः फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में इसे स्वीकार कर लिया गया। So what does this all mean? आज हमने देखा कि कैसे अनगिनत बहसों, असहमतियों और बलिदानों से दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का एक जीवंत दस्तावेज है। और हमने ये भी समझा कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय के साथ खासकर न्यायपालिका की व्याख्याओं के जरिए लगातार विकसित हुआ है और होता रहेगा। बिल्कुल। तो अब आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत तो दिया, लेकिन ये कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया कि मूल ढांचे में क्या-क्या शामिल है। सही बात है। ये आज भी एक खुली हुई सूची है, जिससे अदालत हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय करती है। तो सोचिए, क्या संविधान की व्याख्या का ये असीमित अधिकार न्यायपालिका को संसद से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय संविधान के उन स्तंभों को समझते हैं जो हर नागरिक के जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, मौलिक अधिकार। और इसमें भी सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 की। ये वो हिस्सा है जो लोकतंत्र की असल जान है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 को देखिए, इसे स्वतंत्रताओं का गुलदस्ता भी कह सकते हैं। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया। अब इसमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। हाँ, और ये 6 स्वतंत्रताएं सिर्फ अलग अलग अधिकार नहीं है ना, इनमें एक तरह का लॉजिकल फ्लो है। एग्जैक्टली। ये एक पूरी चेन ऑफ एक्शन है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपके मन में कोई विचार आया, आपने उसे बोला, ठीक है, विचार आ गया। अब आप उस विचार को अकेले लेकर क्या करेंगे? आपको लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो बी आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी देता है। पहले विचार, फिर उस पर सम्मेलन। इसके बाद आप एक स्थायी संगठन बनाना चाहेंगे, तो आपको संघ या समिति बनाने की आजादी देता है। फिर और से आप उस संगठन के काम के लिए देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और बस सकते हैं। और आखिर में जी, कोई भी व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता, ताकि आजीविका चल सके। वाह, ये तो सच में एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है। जी, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, यहाँ तक कि चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। बिल्कुल। और ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर उचित निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हाँ, अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर इन पर रोक लगा सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है भारत कुमार बनाम केरल राज्य का मामला। कोर्ट ने राजनीतिक दलों के बंद को असंवैधानिक ठहराया था। ये बहुत बड़ा फैसला था। इसका तर्क क्या था? तर्क बहुत सीधा था। कोर्ट ने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी किसी दूसरे के अबाध संचरण और व्यापार करने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। एक जायज हड़ताल और एक गैर कानूनी बंद के बीच की यही महीन रेखा है। बहुत साफ। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर, जो एक तरह से अभियुक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है। हाँ, इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
पहली, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण, मतलब किसी अपराध के लिए वही सजा मिलेगी जो अपराध करते समय कानून में थी। बाद में बदली हुई सजा नहीं। जी। दूसरी है दोहरे दंड से मुक्ति, जिसे डबल जपोडी कहते हैं, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। और तीसरी, आत्म अभिशंसन का निषेध, मतलब किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है संविधान का सबसे जीवंत अनुच्छेद, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, ये सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ जीना। जी। और इसी एक वाक्य में सब कुछ आ गया। जी। निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सब न्यायिक व्याख्याओं से इसी में जुड़े हैं। और सबसे जरूरी बात, आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये अधिकार अमर हैं। इसी कड़ी में 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। हाँ, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। जी। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। इसमें निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मतलब अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तारी। हाँ, मीसा, ताड़ा, POTA जैसे कानून इसी के उदाहरण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की ओर, अनुच्छेद 23 और 24। ये अनुच्छेद सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। और इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो भारत की पंथ निरपेक्षता को दर्शाते हैं। और फिर अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षण संस्थानों को संरक्षित करने का अधिकार देते हैं। अच्छा, मान लीजिए इन सभी अधिकारों का हनन हो तो क्या यहीं पर अनुच्छेद 32 की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय? हाँ, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हैं। इसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। ये रिट्स अक्सर सुनने में बहुत भारी भरकम लगती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम भारी है पर काम बहुत सीधा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कोर्ट आदेश देता है उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। अच्छा, और परमादेश या मैंडमस? इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। सोचिए कोई सरकारी अधिकारी है जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो कोर्ट उसे आदेश देगा कि अपना काम करो। ये तो सरकारी लापरवाही के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। जी। बाकी 3 रिट्स हैं प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, जो न्यायपालिका के कामकाज से ज्यादा जुड़ी हैं। ठीक है, लेकिन इन मौलिक अधिकारों को लेकर संसद और न्यायपालिका में भी तो एक लंबा शक्ति संघर्ष चला है। क्या संसद इन्हें बदल सकती है? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प कहानी है। 1967 में गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। एक लक्ष्मण रेखा खींचती। हाँ, पर संसद को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने संविधान में संशोधन करके कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की। और ये मामला फिर पहुंचा केशवानंद भारती केस में 1973 में। हाँ, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला और मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। मूल ढांचा, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, इसका असल में मतलब क्या है? आसान भाषा में कोर्ट ने कहा, ठीक है संसद जी, आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप इस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। ये नींव ही मूल ढांचा है, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। तो एक तरह से संविधान की आत्मा को बचाने के लिए न्यायपालिका ने ये सिद्धांत बनाया। बिल्कुल। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया। अच्छा, तो अब बात करते हैं संविधान के भाग 4 की, यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। हाँ, अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तो DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। ये एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए है। पर इनमें और मौलिक अधिकारों में एक बहुत बड़ा फर्क है ना? इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तनीय नहीं है। यह सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है, कानूनी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो जरूर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। जी हाँ, वैसे इन सभी अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या और एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए अभ्यर्थी गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें, वहां PDF नोट्स दिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ राज्य के लिए लक्ष्य। इसी संतुलन के लिए शायद मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। एकदम सही। 42वें संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 क जोड़े गए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। चलिए अब हम शासन के शीर्ष पर आते हैं, संघीय कार्यपालिका। शुरुआत करते हैं भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति से। हाँ,
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता। यह एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। पर यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। राष्ट्रपति की शक्तियों में नियुक्ति की शक्तियां हैं, वीटो शक्ति है और आपातकालीन शक्तियां भी हैं। वीटो शक्ति में पॉकेट वीटो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, मतलब राष्ट्रपति बिल को बस अपनी जेब में रख लेते हैं और कोई फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। हाँ, अनुच्छेद 74 यही कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और 91वें संशोधन 2003 ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 15% तक सीमित कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी, यही संसदीय प्रणाली का आधार है। इसका मतलब है कि सरकार एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। मतलब अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, यही जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। मौलिक अधिकार नागरिक को मजबूत करते हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक दिशा देते हैं और कार्यपालिका उस दिशा में देश को आगे ले जाती है। याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। न्यायिक सक्रियता और मूल ढांचे का सिद्धांत जो संविधान में सीधे तौर पर नहीं लिखे हैं, क्या ये कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में एक जरूरी संतुलन का काम करते हैं या फिर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए एक चुनौती है? इंटरव्यू के लिए ये एक बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था की इस गहन पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। जी, आज हम सत्ता के कह सकते हैं 3 सबसे बड़े स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका। बिल्कुल, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो देश चलाते हैं, फिर संसद जो कानून बनाती है और न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है। तो ये तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र के संतुलन को कैसे साधते हैं, इसी पर आज बात होगी। शुरुआत करते हैं उस पद से जो शायद सबसे शक्तिशाली है, भारत का प्रधानमंत्री। जी, भारत का प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री को समझने के लिए हमें संविधान के कुछ आर्टिकल्स देखने होंगे, पर चलिए नंबर्स में नहीं उलझते, उनके पीछे की सोच को पकड़ते हैं। सही है। तो संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, लेकिन उनकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अच्छा। और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा प्रधानमंत्री। यहाँ सलाह शब्द जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए एक तरह से बाध्य है। असल में यही वो नियम है जो प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का, मतलब एग्जीक्यूटिव का वास्तविक प्रमुख बनाता है। मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं और असली शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। एकदम सही। और ये प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आते कहां से हैं? यहीं पर अनुच्छेद 75 का रोल आता है, जो नियुक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है। कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब देखिए, बहुत सरल और गहरा है। आप ऐसे सोचिए कि सरकार एक क्रिकेट टीम की तरह है। अच्छा। वो प्रधानमंत्री उसके कप्तान है। अब अगर एक फील्डर कैच छोड़ दे तो मैच तो पूरी टीम हारती है ना, सिर्फ वो एक फील्डर नहीं। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही अगर संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अरे मतलब एक मंत्री की गलती और पूरी सरकार की नाव डूब सकती है। हाँ बिल्कुल। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि मंत्री परिषद एक टीम की तरह एकजुट होकर काम करें। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो प्रधानमंत्री को अपनी टीम बहुत सोच समझकर चुननी पड़ती होगी। जाहिर है। हाँ, अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते पर आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्रपति के प्रति? है, और ये एक संवैधानिक कर्तव्य है। आर्टिकल 78 में इसका जिक्र है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो देश के प्रशासन और कानून बनाने से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। वो एक पुल की तरह है जो मंत्री परिषद के फैसलों को राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं। एक ब्रिज की तरह। जी, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष भी होते हैं, जो उनकी शक्तियों को और बढ़ाता है। इन शक्तियों को समझने के लिए मुझे लगता है भारत के कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये भारतीय राजनीति के अलग अलग दौर की कहानी कहती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री लगभग 17 साल पद पर रहे। उनका लंबा कार्यकाल भारत को एक शुरुआती स्थिरता और दिशा देने के लिए बहुत जरूरी था। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी,
ये तीनों ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। ये दिखाता है कि उस शुरुआती दौर में नेतृत्व कितना केंद्रित था। लेकिन फिर 70 के दशक के अंत में एक बड़ा बदलाव आया। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर था, है ना? इसने साबित किया कि सत्ता में बदलाव संभव है। बिल्कुल। और इसी दौर में हमें चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी दिखे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया। ये तो बड़ा मजेदार तथ्य है। हाँ, पर यह सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये उस दौर की गठबंधन राजनीति की अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। सरकारें सिर्फ पार्टियों के गणित पर बन और बिगड़ रही थीं। और इसी अस्थिरता का एक और उदाहरण थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ये दिखाता है कि संसद का विश्वास कितना जरूरी है। फिर 90s में पीवी नरसिम्हा राव आए, जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हाँ, संविधान उन्हें 6 महीने का समय देता है सदस्य बनने के लिए। ये नियम दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना लचीला है। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो 13 दिन का कार्यकाल, जो सबसे छोटा है। बिल्कुल। ये सब उदाहरण हमें सिखाते हैं कि प्रधानमंत्री का पद कितना शक्तिशाली और साथ ही कितना अस्थिर हो सकता है। ये पूरी तरह से लोकसभा में बहुमत के नाजुक धागे पर टिका होता है। सही कहा। अब प्रधानमंत्री की इन शक्तियों को देखने के बाद उस जगह चलते हैं जहां इन शक्तियों की असली परीक्षा होती है, भारतीय संसद। सही कहा। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी। लोग अक्सर राष्ट्रपति को इसका हिस्सा मानना भूल जाते हैं, पर वो संसद का एक अभिन्न अंग है। उनके बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा की। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं। अच्छा, ये भारत के संघीय ढांचे का प्रतीक है, जहां राज्यों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं, है ना? हाँ, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से। ये वो लोग होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, पर जिनका अनुभव देश के लिए जरूरी है। और एक और खास बात है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हमेशा अस्तित्व में रहती है, लोकसभा की तरह नहीं जो हर 5 साल में भंग हो जाती है। हाँ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो ये एक तरह से निरंतरता लाता है। बिल्कुल। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर राज्यसभा एक अनुभवी सदन के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन राज्यसभा को अक्सर एक कमजोर सदन माना जाता है, खासकर मनी बिल के मामले में। हाँ, धन विधेयक पर इसकी शक्तियां सीमित हैं। ये उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। तो फिर इसकी असली ताकत क्या है? इसकी असली ताकत 2 विशेष शक्तियों में छिपी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। कौन सी? पहली, अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो वो उस पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, और दूसरी, अनुच्छेद 312 के तहत देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS या IPS बनानी हो, तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, जो केंद्र को राज्यों के अधिकारों पर हावी होने से रोकता है। बिल्कुल। ये इसे राज्यों का सच्चा संरक्षक बनाती हैं। अब आते हैं जनता के सदन, लोकसभा पर। यहाँ तो सीधा हिसाब है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। हाँ, लोकसभा लोकतंत्र का सबसे सीधा और शक्तिशाली स्वरूप है। सरकार बनाने और गिराने की असली ताकत इसी सदन के पास है। क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। जी, और अविश्वास प्रस्ताव भी केवल यहीं लाया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प नियम है, कोरम या गणपूर्ति। हाँ, अनुच्छेद 103। सोचिए, अगर 543 सदस्यों वाले सदन में सिर्फ 20-25 लोग बैठकर कोई कानून पास कर दें, तो क्या वो पूरे देश पर लागू होना चाहिए? संविधान कहता है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कोरम का नियम है। क्या कहता है ये नियम? कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 10% सदस्य यानी लगभग 55 सांसद मौजूद होने चाहिए। अगर इससे कम है तो अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि देश के लिए बड़े फैसले कुछ गिने चुने लोग न लें। संसद की बात हो रही है तो नए संसद भवन का जिक्र भी लाजमी है। बिल्कुल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना त्रिकोणीय आकार का ये भवन भविष्य के भारत की जरूरतों का प्रतीक है। मैंने पढ़ा कि लोकसभा हॉल को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। हाँ, और इसकी क्षमता भी बढ़ाई गई है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। ये भविष्य में सीटों के बढ़ने की संभावना को दिखाता है। सही कहा। और इसी संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तंत्र है, संयुक्त बैठक। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग। जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। जी, और क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, तो आमतौर पर संयुक्त बैठक में लोकसभा की राय ही मान्य होती है। लेकिन ये हर बिल के लिए नहीं हो सकता है ना? नहीं, और ये सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली।
धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन 2 मामलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? संविधान निर्माताओं का मानना था कि पैसे से जुड़े मामलों में जनता के चुने हुए सदन की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए और संविधान जैसे मूल दस्तावेज में बदलाव के लिए दोनों सदनों की अलग-अलग सहमति अनिवार्य है। तो हमने देखा कि कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति किसके पास है, लेकिन अगर ये शक्तियां अपनी सीमा लांघ जाएं, तो कौन है वो अंपायर जो ये तय करेगा कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है या नहीं? यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, एकदम सही। भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। एकीकृत मतलब निचली अदालतों के फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। और इन जजों को हटाना लगभग नामुमकिन है। प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों बनाई गई है? ताकि न्यायपालिका बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के काम कर सके। एक जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। नहीं हो पाया है। यही मजबूती ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है। आप सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझते हैं। इसके कई प्रकार हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच का विवाद। अच्छा, ये मामले हाईकोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं। दूसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसके तहत अगर राष्ट्रपति को किसी कानूनी सवाल पर कोई दुविधा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। और तीसरा है पुनर्विचार क्षेत्राधिकार। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसलों को बदल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून की व्याख्या समय के साथ बदल सकती है। जो बात 50 साल पहले सही लगती थी, जरूरी नहीं कि आज भी प्रासंगिक हो। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अभिलेख न्यायालय होना। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। उसके फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और देश की बाकी सभी अदालतों को उन्हें मानना ही पड़ता है। वो एक तरह से देश का कानून बन जाता है। बिल्कुल। और अगर कोई उसके फैसले की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंड भी दे सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। हाँ, और वैसे इन सभी विषयों पर अगर और गहराई से पढ़ना हो, मतलब जो हमारे लिसनर्स तैयारी कर रहे हैं, तो गूगल पर सोल स्टडी सर्च करके पहली वेबसाइट से इस अध्याय से जुड़ी PDF और दूसरे ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी होगा। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। जी, जो राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। भारत में आज 25 उच्च न्यायालय हैं और यहीं पर एक लैटिन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑडी अल्ट्राम पार्टम। हाँ, जिसका सरल सा अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोई भी अदालत सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनकर फैसला नहीं दे सकती। उसे दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देना होता है। ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है। हमने केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझ लिया। अब राज्य के स्तर पर आते हैं, जहां केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल। गवर्नर। जी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। पर यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रसाद पर्यंत? अब ये सुनने में लगता है कि ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा है, पर असल में इसका मतलब है कि राज्यपाल तब तक पद पर रहते हैं जब तक केंद्र की सरकार चाहती है। ओहो, और यही वो वजह है जो राज्यपाल की भूमिका को अक्सर विवादास्पद बना देती है। बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, जिन्हें राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है, और दूसरी तरफ वो राज्य में केंद्र के एजेंट हैं। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, तो इन दोनों भूमिकाओं में टकराव होना लगभग तय हो जाता है। और इसीलिए राज्यपाल का पद अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण बनता है। जी, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही जटिल और नाजुक संतुलन है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट नीतियां बनाती हैं, संसद उन पर बहस कर उन्हें कानून का रूप देती है, और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि ये सब कुछ संविधान के दायरे में हो। हाँ, और राज्यों में राज्यपाल इस संतुलन में एक और परत जोड़ देते हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती और उसकी चुनौती भी है। हमने शक्तियों के संतुलन को तो समझ लिया, पर एक विचारणीय प्रश्न ये है कि आज के दौर में जब अक्सर एक ही राजनीतिक दल का केंद्र और कई राज्यों में शासन होता है, अंशे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? क्या ये संतुलन बना रहता है या किसी एक तरफ झुक जाता है? इस पर सोचिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करते हैं, राज्यपाल यानी गवर्नर। हाँ, देखिए, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका ये काफी दोहरी है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते हैं। सही कहा। ये पद असल में हमारे संघवाद को एक बनाए रखने वाला एक तरह से स्ट्रैटेजिक पुल है। अच्छा, और यहीं से मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्या है वो? अनुच्छेद 154
ये कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर वो राज्यपाल में ही निहित होगी। मतलब सारे सरकारी काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। हाँ, टेक्निकली हाँ, लेकिन असलियत में इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, जैसा कि अनुच्छेद 163 में स्पष्ट किया गया है। हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 164(1) आता है, जो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। जी। यहाँ एक दिलचस्प टर्म है प्रसाद पर्यंत, जिसे प्लेजर ऑफ द गवर्नर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मंत्री राज्यपाल के इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं, लेकिन व्यवहार में इसका मतलब मुख्यमंत्री का विश्वास होता है। अच्छा, तो हौसला बनाए रखिए। और इसी बात पर एक छोटी सी शायरी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, बहुत बढ़िया। और हौसले के साथ साथ कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान हैं वो भी याद रखने जरूरी हैं। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, जहां राज्यपाल के लिए एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ये प्रीलिम्स के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, जिनका जिक्र आर्टिकल 165 में है, और SPSC यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब आते हैं राज्यपाल की विधायी और न्यायिक शक्तियों पर। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। हाँ, अभिन्न अंग। वो सदन को बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 174 में है, राइट? एग्जैक्टली। और हाँ, उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब विधानमंडल सत्र में न हो तब। हाँ, जब सत्र में ना हो तो वो कानून की तरह प्रभावी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और उस अध्यादेश की वैधता कब तक रहती है? उसकी वैधता विधानमंडल के द्वारा बैठने के 6 हफ्तों तक रहती है। अगर इस दौरान उसे पारित नहीं किया गया तो वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, और न्यायिक शक्तियों में? न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें राज्य के कानूनों के खिलाफ क्षमादान की शक्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में। हाँ, ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। और सैन्य न्यायालय के मामलों में? हाँ, कोर्ट मार्शल के मामलों में भी शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। Here's where it gets really interesting. जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जैसा अनुच्छेद 356 में है, तब राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर बहुत निर्णायक हो जाती है। सही। अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री ही सरकार का वास्तविक प्रमुख, अ ट्रू हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हाँ। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है 91st संविधान संशोधन 2003। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और छोटे राज्यों के लिए? छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है। और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य तय करता है कि वो प्रशासन और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दें। जी, ये केंद्र और राज्य के बीच एक स्मूथ फंक्शनिंग सुनिश्चित करता है। चलिए अब आते हैं राज्य विधानमंडल पर। हाँ, तो भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से हैं वो? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधान परिषद यानी उच्च सदन का गठन तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, आर्टिकल 171 में इसका पूरा ब्यौरा है। इसके 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा और बाकी 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जी। ये तो बिल्कुल केबीसी की लाइफलाइन जैसा है, हर तरफ से हेल्प मिल रही है। कह सकते हैं। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और विधानसभा के लिए? विधानसभा यानी निम्न सदन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, जैसे गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में तो सिर्फ 32 हैं। ये अपवाद याद रखने बहुत जरूरी है। और विधायी प्रक्रिया में मनी बिल पर तो विधानसभा को ही सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। एकदम। विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, जो इसे राज्यसभा की तुलना में काफी कमजोर बनाती है। अच्छा, अब जरा केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूटीज और दिल्ली के विशेष दर्जे को समझते हैं। यूटीज का प्रशासन तो सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR का दर्जा और अपनी विधानसभा दी गई, जिसका जिक्र अनुच्छेद 239A में है। बिल्कुल सही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि अब हम केंद्र राज्य संबंधों पर आ गए हैं। हाँ, और यहाँ 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। विषय भी बता दीजिए। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज हाँ, अनुच्छेद
249। हाँ, ये बहुत खास है। ये संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। और सरकारिया और पूंछी आयोग की सिफारिश। सरकारी आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007, इनकी सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों पर मेंस का उत्तर लिखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के प्रहरियों की। संवैधानिक निकाय, सबसे पहले निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें हटाना कैसे है? क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया से? हाँ, ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। और कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में केरल में हुआ और वीवीपीएटी का पूर्ण उपयोग 2013 में नागालैंड से शुरू हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और एसपीएससी, जिसका जिक्र अनुच्छेद 315 से 323 तक है। जी, यहाँ एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल, ये उनकी निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। और छात्रों, ध्यान रहे, इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वित्तीय प्रशासन की ओर। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। हाँ, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। 15वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे, ने राज्यों को हिस्सा देने के लिए जो मानदंड तय किए, उनमें आय का अंतर यानी इनकम डिस्टेंस को सबसे ज्यादा 45% का भार दिया गया। और जीएसटी परिषद? जीएसटी परिषद, जिसका गठन अनुच्छेद 279A के तहत हुआ, इसके निर्णय 34 बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र का मत भार 13 और सभी राज्यों का मिलाकर 23 होता है। ये सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम। और अंत में सामाजिक न्याय से जुड़े आयोगों की यात्रा को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये विकास काफी हालिया है। जी, 81वें संशोधन 2003 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब आर्टिकल 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A को अलग किया गया। और फिर ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ, 102वें संशोधन 2018 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। ये विकास यात्रा सामाजिक न्याय के प्रति बढ़ते फोकस को दिखाती है। तो आज हमने राज्य की कार्यपालिका, विधायिका से लेकर केंद्र राज्य संबंधों और महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों की एक विस्तृत यात्रा की है। ये पूरी संरचना शक्तियों के पृथक्करण और सहयोगात्मक संघवाद का एक उत्कृष्ट संतुलन दर्शाती है। हाँ, जहाँ राज्यपाल की संवैधानिक गरिमा है, निर्वाचित मुख्यमंत्री की कार्यशक्ति है और स्वतंत्र आयोगों की निष्पक्षता, ये सब मिलकर ही भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जी। यद्यपि संविधान ने शक्तियों का एक स्पष्ट ढांचा प्रदान किया है, लेकिन आज के बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और केंद्र के हस्तक्षेप की रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए निरंतर बहस और मंथन आवश्यक है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। एक वो जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है और दूसरी जो देश के खजाने पर नजर रखती है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC से। इसकी कहानी मतलब बहुत दिलचस्प है। अच्छा। हाँ, ये पहले एक वैधानिक निकाय था जिसे हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं, लेकिन 2018 में 102 में संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। 338B? जी, और इसे संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। एक मिनट, यहीं रुकते हैं। वैधानिक से संवैधानिक बनने का मतलब आम भाषा में क्या फर्क पड़ा? ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है या इसका कोई बड़ा असर हुआ? नहीं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, वैधानिक का मतलब है कि उसे संसद के एक कानून ने बनाया है। सरकार चाहे तो कानून बदलकर उसकी शक्तियों को कम कर सकती है। अच्छा। लेकिन संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब है कि उसकी शक्ति अब सीधे संविधान से आ रही है। ओके। जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को परमानेंट कर देना। हाँ, अब सरकार के लिए पिछड़े वर्गों से जुड़े किसी भी नीतिगत मामले पर इससे सलाह लेना एक तरह से बाध्यकारी है। और इसकी बनावट कैसी है? कौन लोग होते हैं इसमें? इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। ठीक है, तो ये तो हुई सामाजिक न्याय की बात। अब बात करते हैं सरकार के वॉचडॉग की। CAG की। हाँ, वही जो सरकार के हर एक पैसे, हर खर्चे का हिसाब रखता है। बिल्कुल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 148 से 151 में मिलेगा और इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। इसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी होगी, वरना सरकार तो दबाव बना ही सकती है। एकदम, और इसी के लिए संविधान में बहुत मजबूत प्रावधान है।
इसे पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितनी ही मुश्किल है। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकता। ताकि कोई लालच इन्हें प्रभावित ना कर सके। सही पकड़ा, ताकि काम करते वक्त भविष्य की कोई चिंता ना हो। यहाँ एक बात और है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सिर्फ ये नहीं देखते कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं, मतलब नियमों के हिसाब से नहीं, ये उससे कहीं आगे जाते हैं। ये सिर्फ खर्च की वैधानिकता या लीगैलिटी नहीं देखते। तो फिर क्या देखते हैं? ये भी देखते हैं कि खर्च लोकहित में था या नहीं। क्या वो खर्च बुद्धिमानी से किया गया, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। वाह, मतलब ये सरकार के विवेक पर भी सवाल उठा सकते हैं। हाँ, और इसीलिए तो ये लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मित्र और मार्गदर्शक कहलाते हैं। ये समिति क्या करती है? ये संसद की समिति है जो सीएजी की रिपोर्ट्स की जांच करती है। सीएजी की 3 प्रमुख रिपोर्ट्स होती हैं जो वो संसद में रखते हैं। कौन कौन सी? ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ, बहुत जरूरी है। पहली, विनियोग लेखा पर रिपोर्ट यानी खर्च का हिसाब। दूसरी, वित्त लेखा पर रिपोर्ट मतलब आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा। और तीसरी, सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट। सरकारी कंपनियों का हाल। जी, ये तीनों रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हुई वित्तीय और सामाजिक निगरानी। पर जब सरकार को खुद कानूनी सलाह चाहिए हो या कोर्ट में अपना पक्ष रखना हो तो कौन आता है? उसके लिए हैं देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। इनका प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल। हाँ, और इनकी एक बहुत खास शक्ति है जो इन्हें अनुच्छेद 88 से मिलती है। और वो क्या है? महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। बोल भी सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, सांसद नहीं, जनता के प्रतिनिधि नहीं है। उनकी मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। और राज्यों में भी ऐसा ही कोई पद होता है? बिल्कुल, यही व्यवस्था राज्यों में भी है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लेकिन इन दोनों पदों में एक बात है, ये सरकार के साथ बदलते रहते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये दोनों ही पद केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के प्रसादापर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसादापर्यंत मतलब सरकार जब चाहे इन्हें हटा सकती है। नई सरकार आने पर अक्सर नए महान्यायवादी और महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं। चलिए अब देश की प्लानिंग और विजन की बात करते हैं। हम सबने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में तो सुना ही है। योजना आयोग बनाता था। हाँ, प्लानिंग कमीशन। लेकिन 1 जनवरी 2015 को एक बड़ा बदलाव आया। जी, योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने। और मैं कहूंगा ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये सोच का बदलाव था? बिल्कुल, ये सोच का बदलाव था। योजना आयोग का दृष्टिकोण टॉप डाउन था। मतलब केंद्र योजना बनाता था और राज्य उसे लागू करते थे। हाँ, लेकिन नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करता है, जिसे सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव सेटलिज्म कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे अलग है, क्या फर्क है? देखिए, इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, अभी डॉक्टर सुमन केबेरी हैं, और एक सीईओ होते हैं जो अभी श्री BVR सुब्रमण्यम है। पर सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ी बात है इसकी गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब अब नीतियां बनाते वक्त राज्यों की भी सुनी जाती है? सुनी ही नहीं जाती, वो प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नीतियां अब राज्यों के साथ मिलकर बनाई जाती हैं। यही है बॉटम अप अप्रोच। और शक्तियों में सबसे बड़ा अंतर? शक्तियों में सबसे बड़ा अंतर है वित्तीय शक्ति का। योजना आयोग राज्यों को धन आवंटित करता था, उसके पास ये पावर थी। और नीति आयोग? नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक है। ये सलाह देता है, विजन डॉक्यूमेंट बनाता है, इसके पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। तो अब वो काम कौन करता है? वो काम अब वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। मेंस के लिए योजना आयोग और नीति आयोग का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। इन सब बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच एक आम आदमी के अधिकारों का रक्षक कौन है? इसके लिए 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए गए, नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, NHRC और SHRC। जी, और याद रखिएगा ये सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी निकाय हैं, संवैधानिक नहीं। NHRC में एक अध्यक्ष होते हैं। कौन बन सकता है अध्यक्ष? जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई और न्यायाधीश रहे हों, और उनके साथ 5 सदस्य होते हैं। पर क्या ये सच में उतने शक्तिशाली हैं? मैंने सुना है इन्हें बिना दांतों वाला शेर भी कहा जाता है। हाँ, ये आलोचना होती है और इसकी वजह है इनकी प्रकृति जो है वो सलाहकारी है। ये दोषी को खुद सजा नहीं दे सकते। तो फिर क्या करते हैं? ये केवल सरकार से सिफारिश कर सकते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है। और एक दूसरी बड़ी सीमा ये है कि ये 1 साल से ज्यादा पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा है, भले ही ये सजा ना दे पाएं, लेकिन सरकार को इनकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सूचना 1 महीने के अंदर देनी होती है। जब NHRC किसी मामले को उठाता है तो उस पर एक पब्लिक प्रेशर बनता है, मीडिया अटेंशन मिलता है। तो इनके पास एक तरह की सॉफ्ट पावर है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, इनके पास सॉफ्ट पावर बहुत है। मानवाधिकारों के अलावा कुछ और भी तो विशिष्ट आयोग है ना? बिल्कुल, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1992 में बना, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। ये भी वैधानिक निकाय हैं। हाँ, ये भी वैधानिक निकाय हैं, और इनकी सबसे बड़ी शक्ति है स्वतः संज्ञान लेना,
जिसे सुओ मोटो कहते हैं। यानी बिना किसी शिकायत के भी ये मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं। जी, अगर मीडिया में कोई खबर आई या इन्हें कहीं से कोई जानकारी मिली तो ये खुद से एक्शन ले सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आयोग है परिसीमन आयोग। डेलिमिटेशन कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका जिक्र अनुच्छेद 82 में है। इसका काम क्या है? ये लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। मतलब कौन सा गांव, कौन सा शहर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा। अब तक कितनी बार बना ये? अब तक इसका गठन 4 बार हुआ है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। इससे जुड़ा एक जरूरी संवैधानिक संशोधन भी तो है। हाँ, 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। उसने क्या किया? उसने लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या को 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया है, 1971 की जनगणना के आधार पर। और परिसीमन आयोग के आदेशों का क्या होता है? क्या उन्हें कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? नहीं, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई देरी न हो। अगर हर कोई कोर्ट जाने लगा तो चुनाव कभी समय पर हो ही नहीं पाएंगे। चलिए अब सबकी पसंदीदा एजेंसी की बात करते हैं, सीबीआई। हाँ सीबीआई के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे एक संवैधानिक संस्था समझते हैं। अच्छा, तो ये संवैधानिक नहीं है, न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक। ये तो बहुत अजीब बात है। तो फिर इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुई थी, बस एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। तो इसे अपनी शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? इसे अपनी शक्तियां मिलती हैं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से। ये इसका सबसे अनोखा पहलू है। और सरकार का सारा पैसा जो हम टैक्स में देते हैं वो कहाँ रखा जाता है? इसके लिए 3 तरह की निधियां हैं, फंड्स। पहली है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 266(1). इसमें क्या होता है? सरकार की सारी कमाई मतलब टैक्स, लोन, सब कुछ इसी में जमा होता है और संसद की अनुमति के बिना इससे 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी है भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, अनुच्छेद 267। ये राष्ट्रपति के अधीन एक इमरजेंसी फंड है। और एक तीसरी भी होगी? हाँ, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें वो पैसा होता है जो सरकार का नहीं है, बस वो एक बैंकर के तौर पर रखती है, जैसे पीएफ का पैसा। वैसे इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी और पहली वेबसाइट को ओपन करें और पीडीएफ नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है ना, क्योंकि वो समय के साथ बदल सकता है। बिल्कुल, और ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 368 से, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। इसी तरह हमारी राजभाषा का भी तो विकास हुआ है। हाँ, 8वीं अनुसूची में शुरू में सिर्फ 14 भाषाएं थी, आज 22 हैं। कौन कौन सी भाषाएं बाद में जुड़ी? 21वें संशोधन से सिंधी, 71 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और फिर 92nd संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब बात करते हैं संविधान के सबसे गंभीर प्रावधानों के, आपातकाल, इमरजेंसी। हाँ, 3 तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या असर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी, अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप निलंबित हो जाता है। अपने आप? हाँ, ऑटोमेटिकली। और बाकी मौलिक अधिकारों का क्या होता है? उनके लिए है अनुच्छेद 359। इसके तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। मतलब आप उन अधिकारों के हनन पर कोर्ट नहीं जा सकते। क्या सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं? नहीं, यहीं पर 44वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी गारंटी है कि हालात कितने भी संगीन हो, जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। आखिर में उस अनुच्छेद की बात करते हैं जिसका भारतीय राजनीति में हमेशा एक विशेष स्थान रहा है, अनुच्छेद 370। हाँ, एक ऐतिहासिक संदर्भ में इसे समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। इसका मतलब क्या था व्यवहार में? इसका मतलब था कि संसद की कानून बनाने की शक्ति राज्य में सिर्फ विलय पत्र में दिए गए विषयों तक ही सीमित थी। और बाकी विषयों पर? अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति या परामर्श जरूरी होता था। मतलब भारत के संविधान के ज्यादातर प्रावधान राज्य पर सीधे लागू नहीं होते थे, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कुछ संशोधनों के साथ ही लागू किया जा सकता था। तो आज हमने जिन संस्थाओं पर बात की, एनसीबीसी से लेकर सीएजी, अटॉर्नी जनरल से लेकर एनएचआरसी तक, इन सबको एक साथ देखने पर हमारे लोकतंत्र की क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि भारतीय राजव्यवस्था एक बहुत ही परिष्कृत और संतुलित तंत्र है। बैलेंस्ड सिस्टम? हाँ, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। ये शक्तिशाली संस्थाएं बनाता है तो उन पर नियंत्रण भी रखता है। परिसीमन आयोग और सीएजी जैसी संस्थाएं निरंकुशता पर अंकुश लगाती हैं। और दूसरी तरफ तो महिला और मानवाधिकार आयोग जैसे निकाय लोकतंत्र के मानवीय चेहरे को मजबूत करते हैं। और आज की इस चर्चा से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। हमने देखा कि 84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक लोकसभा सीटों को स्थिर कर दिया है। अब जब 2026 करीब आ रहा है और पिछले 50 सालों में जनसंख्या में भारी बदलाव आया है,
तो सोचिए कि नई जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन का हमारे संघवाद, हमारे फेडरलिज्म पर क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय राजव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक अध्याय पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और उसका पुनर्गठन। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि भारतीय संघवाद के इतिहास में एक नया मोड़ था। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए मेरा मानना है 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए थे जो उसे भारत के बाकी हिस्सों से कह सकते हैं थोड़ा अलग रखते थे। अच्छा। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो वो कौन से विशेषाधिकार थे? मतलब क्या थी वो अनूठी विसंगति जिसकी बात हमेशा होती थी? देखिए, कई स्तरों पर अंतर था। सबसे पहले तो दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता? हाँ, वहाँ के निवासियों के पास जम्मू कश्मीर और भारत दोनों की नागरिकता होती थी। फिर राज्य का अपना अलग झंडा था, अपना अलग संविधान था। विधानसभा का कार्यकाल भी तो अलग था ना, है ना? सही कहा। जहां पूरे देश में 5 साल का कार्यकाल था, वहां 6 साल का कार्यकाल था। और संसद की शक्ति वो बहुत सीमित थी। मतलब संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों पे ही कानून बना सकती थी। बाकी किसी भी विषय के लिए राज्य की सहमति जरूरी थी। और संपत्ति और रोजगार पर जो प्रतिबंध थे? हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट था। कोई भी बाहरी व्यक्ति, मतलब भारत का कोई और नागरिक, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था, ना ही सरकारी नौकरी पा सकता था। अच्छा। यहाँ तक कि आईपीसी की जगह वहाँ रणबीर पीनल कोड चलता था, और आरटीआई, आरटीई, सीएजी जैसे ये सब कानून भी नहीं थे? नहीं, ये महत्वपूर्ण कानून वहाँ लागू ही नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले सीधे लागू नहीं होते थे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने इन सबको कैसे बदला। ये तारीख 31 अक्टूबर 2019 ये याद रखने वाली है। निश्चित रूप से। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु थे, पहला तो राज्य का विभाजन। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला जम्मू कश्मीर, जिसमें पुदुचेरी की तरह विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख, बिना विधानसभा के। और इनके प्रशासनिक नेतृत्व का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने GC मुर्मू और लद्दाख के RK माथुर। संसदीय प्रतिनिधित्व भी तय हुआ। वो क्या था? जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में 4 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें तय हुई। और इस बदलाव का जमीनी असर क्या हुआ? वो जो बात होती है एक राष्ट्र एक संविधान, वो कैसे सच हुई? असर बहुत गहरा था। आप देखिए, दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। ओके। तिरंगा ही एकमात्र ध्वज बना, और सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। मतलब अब देश का कोई भी नागरिक वहाँ संपत्ति खरीद सकता है? हाँ, अब कोई भी नागरिक वहाँ संपत्ति खरीद सकता है और नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकता है। आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी लागू हो गए। इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम था परिसीमन आयोग का गठन। हाँ, वो बहुत जरूरी था। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये आयोग बना। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? मई 2022 में। और इसके सुझाव काफी महत्वपूर्ण थे। जैसे विधानसभा की कुल सीटें 90 कर दी गईं, जम्मू में 43 और कश्मीर में 47। और पीओके के लिए? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें पहले की तरह ही खाली रखी गईं। इसमें आरक्षण का भी कुछ प्रावधान था? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। पहली बार अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए 9 सीटें आरक्षित की गईं, और साथ ही कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों के नामांकन की सिफारिश की गई। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के इस पूर्ण एकीकरण से राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत हुई। बिल्कुल। और जब बात राष्ट्रीय एकता की आती है तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का जिक्र करना तो लाजमी हो जाता है। हाँ, सही बात है। हर देश की पहचान उसके प्रतीक होते हैं। हमारा तिरंगा वो सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आन बान और शान है। बिल्कुल। और तिरंगे के बारे में कुछ तथ्य परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसका अनुपात? हाँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होता है। और रंगों का अर्थ? केसरिया शौर्य और त्याग का प्रतीक है, सफेद सत्य और पवित्रता का, और हरा रंग जो है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो चक्र है वो धर्म चक्र है। नीले रंग का सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे अपनाया कब गया था? इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। तिरंगे के अलावा हमारा राजचिन्ह, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी हमारी पहचान है। हाँ, देखिए, राजचिन्ह जो है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सही। और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान जनगण मन, इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं और इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अच्छा, इनके अलावा अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के वैज्ञानिक नाम भी तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हाँ, वो भी जरूरी हैं। जैसे राष्ट्रीय पुष्प कमल का नाम है निलंबो न्यूसिफेरा, और राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेटस, राष्ट्रीय पशु बाघ का पैंथरा टाइग्रिस, और राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है उसका नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। इन प्रतीकों से आगे बढ़कर अब उस व्यवस्था को देखते हैं जो देश को चलाती है, यानी हमारी संसद
और उसकी समितियां। संसदीय समितियां एक तरह से संसद की आंख और कान की तरह होती है ना, जो सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनमें 3 वित्तीय समितियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी। ये सबसे बड़ी समिति है शायद। हाँ, ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका काम सरकारी खर्चों में किफायत के तरीके सुझाना है। ओके, और दूसरी है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसमें तो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। हाँ, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। और तीसरी है सरकारी उपक्रमों की समिति। जी, ये सरकारी कंपनियों के कामकाज को देखती है। और जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति, इसका नाम तो हम घोटालों की जांच के समय बहुत सुनते हैं। जेपीसी एक तदर्थ समिति है, मतलब इसे किसी विशेष मामले की जांच के लिए ही बनाया जाता है। कोई उदाहरण? जैसे बोफोर्स कांड के लिए बी शंकरानंद समिति बनी थी, या 2G स्पेक्ट्रम के लिए पीसी चाको समिति। ठीक है, तो संसद से निकलकर अब लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले चलते हैं, पंचायती राज की ओर। कहते हैं कि लॉर्ड रिपन के 1882 के संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, और इसका जो संवैधानिक विकास हुआ वो कई समितियों की सिफारिशों से हुआ। जैसे बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, और फिर LM सिंघवी समिति ने 1986 में इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। और फिर आए वो ऐतिहासिक 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जी, 73वें संशोधन जो 1992 में हुआ, उसने भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें 29 विषय हैं। और 74वां? वहीं 74वें संशोधन ने भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और इसमें 18 विषय हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन संशोधनों और इनसे जुड़े 29 और 18 विषयों की पूरी सूची को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए गूगल में सर्च करें सोल स्टडी, और पहली वेबसाइट को ओपन करें और PDF नोट्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब संसद की कार्यवाही में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास शब्दों को समझ लेते हैं। ये शब्दावली समझना बहुत जरूरी है। प्रश्नकाल से शुरू करते हैं। प्रश्नकाल सुबह 11 से 12 बजे तक होता है। इसमें तारांकित मतलब जिनका मौखिक उत्तर चाहिए, और अतारांकित जिनका लिखित उत्तर चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और शून्यकाल, ये शब्द भारत की ही देन है ना? हाँ, ये 12 से 1 बजे का समय होता है, जब बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताइए। ये केवल लोकसभा में विपक्ष लाता है, और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। कोरम या गणपूर्ति क्या है? सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा मौजूद होना जरूरी है, उसी को कोरम कहते हैं। और एक शब्द है गिलोटिन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब समय की कमी के कारण किसी बिल पर बिना चर्चा के सीधे वोटिंग करा दी जाए। ये तो हुए प्रक्रिया के नियम, पर इन नियमों का आधार क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद? बिल्कुल। चलिए अब संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये वो नींव हैं जिन पर हमारी पूरी राजव्यवस्था टिकी है। हाँ, तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। और वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 और आपातकालीन प्रावधान वो है अनुच्छेद 352, 356 और 360। और सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की शक्ति, अनुच्छेद 368। और ये संशोधन ही तो हैं जो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाते हैं। सही कहा। कहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और हमारा संविधान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक शायराना अंदाज में कहूं तो वक्त के साथ बदलना जिसने सीखा वही आगे बढ़ता है। हमारा संविधान भी एक ऐसा ही राही है जो हर मोड़ पर खुद को निखारता है। बहुत खूब। तो चलिए पहले 23 संशोधनों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण को क्रम से देखते हैं। सबसे पहला संशोधन 1951। इसने 9वीं अनुसूची जोड़ी और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। फिर 7वां संशोधन 1956। इसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। 8वां संशोधन 1959। इसके द्वारा SC/ST के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ाया गया। फिर 10वां, 12वां और 14वां संशोधन। हाँ, ये 1961-62 के बीच हुए। इनके जरिए दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। 15वां संशोधन 1963। इससे हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। और 21वां संशोधन 1967। ये भाषाओं से जुड़ा है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। आखिर में 22वां संशोधन 1969। इसके तहत
असम के भीतर एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का गठन किया गया। तो आज हमने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के अंत से लेकर राष्ट्रीय प्रतीकों के गौरव, संसदीय समितियों की सूक्ष्म जांच, पंचायती राज की जमीनी हकीकत और संविधान के मूल अनुच्छेदों से होते हुए उसके शुरुआती संशोधनों तक की एक लंबी यात्रा तय की। ये दिखाता है कि हमारी राजव्यवस्था कितनी गतिशील है और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यही आज का विचारणीय प्रश्न भी है। हमने देखा कि कैसे संविधान ने समय के साथ खुद को बदला है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल युग, पर्यावरण की चुनौतियों और बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारतीय संविधान का अगला महत्वपूर्ण संशोधन क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा बदलाव हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की दिशा तय करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और प्रमुख संशोधनों की हमारी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय की नींव पर निर्माण करते हुए अब हम उन विशिष्ट प्रावधानों को समझेंगे जिन्होंने भारत के शासन की रूपरेखा तैयार की है। बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर गौर करते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि ये वो रणनीतिक उपकरण है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, नागरिक अधिकारों और यहाँ तक कि संकट के समय देश की दिशा भी तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ अनुच्छेद 368 की भूमिका को समझना जरूरी है, जो हमारे संविधान को लचीला और कठोर होने का एक अनूठा मिश्रण बनाता है। अच्छा, ये संसद को समय के साथ बदलने की शक्ति देता है, लेकिन एक जटिल प्रक्रिया के साथ, ताकि संविधान के मूल सिद्धांतों से कोई छेड़छाड़ ना हो। और अनुच्छेद 356 और 365 के बीच का संबंध? ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही संवेदनशील है। हाँ, ये दोनों मिलकर केंद्र को राज्यों पर एक मजबूत नियंत्रण देते हैं। अनुच्छेद 356 सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और 365? वही अनुच्छेद 365 वो ट्रिगर है जो कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता तो ये माना जा सकता है कि वहां शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए, इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक एक करके संक्षेप में समझते हैं। अनुच्छेद 356 यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। फिर अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को दिया गया पूर्व विशेष दर्जा। और अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड जैसे राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष विकास बोर्ड बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 394 क राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी में प्रमाणिक अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार। और अंत में अनुच्छेद 395, इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त किया गया, जिसने भारत को एक पूर्ण संप्रभु गणराज्य बनाया। हाँ, और इन्हीं अनुच्छेदों की नींव पर ही हम संशोधनों की यात्रा को समझ सकते हैं, जिन्होंने समय के साथ इस ढांचे को और विकसित किया है। तो अब हम संशोधनों के पहले दौर में प्रवेश कर रहे हैं, 1951 से 1969 तक। ये वो समय था जब नया नया आजाद हुआ भारत भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। और इन्हीं सुधारों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे मौलिक अधिकार, खासकर संपत्ति का अधिकार। इसी टकराव को हल करने के लिए पहले संशोधन की जरूरत पड़ी। तो पहला संशोधन 1951, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए और सबसे महत्वपूर्ण 9वीं अनुसूची जोड़ी। हाँ, 9वीं अनुसूची एक तरह की सुरक्षा ढाल थी। इसमें डाले गए भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर। बिल्कुल। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे संसद ने न्यायिक समीक्षा से बचने का रास्ता खोजा। इसके बाद 7वां संशोधन 1956 आया, जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। इसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। राज्यों की पुरानी ABC श्रेणियां खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये तो भारत के संघीय ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। फिर 9वां संशोधन 1960, जिसके तहत बेरूबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। हाँ, यह भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौते को लागू करने के लिए था, और इसने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को जन्म दिया कि क्या संसद भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है। फिर 10वां, 12वां और 14वां संशोधन हुए, जिनके जरिए दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा था, जो दर्शाता है कि कैसे पूर्व विदेशी उपनिवेशों को धीरे धीरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया गया। 16वां संशोधन 1963, इसने शपथ में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता वाक्यांश जोड़ा। ये संशोधन देश की संप्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य अलगाववादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना था। इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि राष्ट्र की एकता के लिए कौन से संवैधानिक कदम उठाए गए। और 21वां संशोधन 1967, जिसने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान भाषाई विविधता को कैसे सम्मान देता है और समय समय पर उसे समायोजित करता है। अब हम उस दौर में आते हैं जिसे भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे विवादास्पद काल कहा जा सकता है।
यह संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति के बीच सीधे टकराव का समय था। इसकी शुरुआत होती है 24वें संशोधन 1971 से। यह संशोधन गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। अच्छा, इसने स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। इसके बाद 25वां संशोधन आया जिसने संपत्ति के अधिकार में और कटौती की। हाँ, और इसने कहा कि अनुच्छेद 39 ख और ग में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मतलब डीपीएसपी को एफआरस पर वरीयता देने का एक बड़ा प्रयास। बिल्कुल। 26वां संशोधन 1971, इसने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। ये एक बड़ा कदम था। यह समानता के सिद्धांत को मजबूत करने और सामंती विशेषाधिकारों को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। और फिर आता है 42वां संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके प्रावधान तो बहुत ही ज्यादा व्यापक थे। यह आपातकाल की पृष्ठभूमि में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना था। इसके कुछ प्रमुख बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य भी। हाँ, भाग 4 क जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। और संसद और विधानसभाओं का कार्यकाल भी तो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। हाँ, वो भी। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण जैसे विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया। और इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया। तो आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित करने का प्रयास हुआ और इसमें 44वां संशोधन 1978 सबसे महत्वपूर्ण है। ये 42वें संशोधन के कई अलोकतांत्रिक प्रावधानों को उलटने के लिए लाया गया था। इसने सबसे पहले तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये तो प्रीलिम्स का एक बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। बिल्कुल। फिर आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया गया। हाँ, और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दी। इसके बाद एक और बड़ा सुधार था 52वां संशोधन 1985, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है। 61वां संशोधन 1989 भी एक ऐतिहासिक कदम था। बिल्कुल। इसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे देश के युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी। और फिर आते हैं 73वां और 74वां संशोधन, जिन्हें भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। इन संशोधनों ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इन्होंने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और शासन के विकेंद्रीकरण की नींव रखी। गवर्नेंस पेपर के लिए ये एक अनिवार्य